हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं स्टूडियो से लाइव नहीं हो पाऊँगा, जिसका कारण है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तो मैं यहीं से घर से ही लाइव हूँ आज आपके सामने। दोस्तों, हमने इससे पहले मनोविज्ञान के तीन वीडियो बना दिए। उसमें मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स ही करवा रहा हूँ मैं। उसमें मैंने मनोविज्ञान के क्षेत्र, उत्पत्ति और मनोविज्ञान की परिभाषा की ट्रिक, ध्यान रखना, मनोविज्ञान की परिभाषा की ट्रिक मैंने क्या बता दी है। वो आपको याद नहीं हुई। वो जो मनोविज्ञान को मतलब मनोविज्ञान की परिभाषा है वो याद करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, तो उस ट्रिक को आप देखकर मनोविज्ञान की परिभाषा को आप आसानी से याद कर सकते हो। अब हम आगे बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। देखो, मनोविज्ञान की बात तो मैंने आपको बता दी, मनोविज्ञान की बात तो मैंने क्या कर दी, बता दी आपको। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो अब मैं आपको मनोविज्ञान के साथ में एक शब्द और जोड़ना है, शिक्षा। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं, आप हमारे तीनों पुराने वीडियो देख लेना और वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि कर भला तो हो भला। आप भला करोगे तो आपका एक दिन अवश्य भला करेगा भगवान। इसका मतलब ये हुआ कि आपका भला करने का मतलब आपको नौकरी लगाएगा भगवान। कर भला तो हो भला, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इधर ध्यान देना। शिक्षा जो शब्द है ना, शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि पहली बार प्रयोग वैदिक काल में हुआ था। इसका कब हुआ था? इसका वैदिक काल में। फिर देखो, प्रश्न आता है हमारे सामने कि शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा शब्द का अर्थ की हम अगर बात करते हैं ना, तो हम सामान्य भाषा में तो इसका अर्थ क्या बताते हैं, सीखने सिखाने की क्रिया। लेकिन अगर मान लो हमारे एग्जाम में प्रश्न आ जाए ऐसा कि शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय है, देखो वास्तविक अभिप्राय की बात कर रहा है, ठीक है ना। वास्तविक अभिप्राय क्या होगा शिक्षा का? तो वास्तविक अभिप्राय देखो, पहला ऑप्शन क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, अधिकांश बच्चे यही कर देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया। देखो, व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया अधिगम कहा था हमने। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की क्रिया को हम अधिगम कहते हैं, व्यवहार में उन्नयन की क्रिया। लेकिन ध्यान देना, इसका 100% आंसर जो होगा ना, ये होगा प्रकाशित करने की क्रिया या परिमार्जित करने की क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। देखो, अब ध्यान देना, ये ऑप्शन क्यों आया, क्योंकि देखो पहले आपने देखा होगा कि शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। गुरु क्या करता था? देखो, गुरु जो होता था ना, वो अज्ञान, हमारे में अंदर जो अज्ञान होता था ना, उसको क्या करता था, उसको मिटाता था। यानी अज्ञान को क्या करता था? अप्रकाशित करता था। और क्या करता था? ज्ञान देता था। ज्ञान को क्या करता था? प्रकाशित करता था। तो देखो, अगर आपका ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा? ज्ञान में चमक आ रही है। और ज्ञान में चमक आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे हम और चमक कब आती है? किसी चीज़ को हम मांजते हैं ना, तो चमक आती है। और मांजने को क्या बोलते हैं? परिमार्जन भी बोल सकते हैं हम। तो दोस्तों, अब हम इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। इधर ध्यान देना। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, सामान्यतः माना जाता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु, मतलब संस्कृत की जो शिक्ष क्रिया है ना, में अ प्रत्यय लगने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ में देखा जाए ना, तो वास्तविक अर्थ की बात करते हैं। वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो वापस इधर ध्यान देना। परंतु वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो शिक्षा शब्द जो है ना, एक मिनट, शिक्षा शिक्षा शब्द की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई। ध्यान देना, वैदिक काल में हुई थी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति। और ये फिर वो हुई थी, ठीक है ना, जब एक बालक गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, तब गुरु उससे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देता था, जिससे उस बालक का व्यवहार प्रकाशमान या परिमार्जित हो जाता था। ये तो हमने उसके बारे में देखा। अब आगे ध्यान देना। अब तो मैं अगली चीज़ अब आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी। क्या इंपॉर्टेंट है? शिक्षा शब्द के विभिन्न अर्थ। शिक्षा शब्द के विभिन्न अर्थ, देखो पहला पूछ ले कि सामान्य प्रचलित अर्थ आप बताओगे सीखने सिखाने की क्रिया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो इसका वास्तविक अर्थ होता है प्रकाशित करने वाली क्रिया या परिमार्जित करने वाली क्रिया, या फिर इसमें मांझना वाली क्रिया भी आ सकती है। फिर अगर पूछ लेता है कि संकुचित अर्थ की बात करता है, किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना। और पूछ लेता है कि व्यापक अर्थ की बात करता है, देखो जीवन पर्यंत व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में से प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर सार्वभौमिक रूप से सीखता है। तो ये क्या हुआ? व्यापक अर्थ हो गया। ये एक तो व्यापक अर्थ याद रख लेना आप, तो बस यही आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम तुरंत उसी टॉपिक पर चल रहे। देखो, अब ध्यान देना। देखो, यहाँ पे ये जो अगला है हमारी चीज़, ये है कि शिक्षा शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके अंग्रेजी रूप एजुकेशन को समझा जाता है। एजुकेशन शब्द का निर्माण एजुकेशन शब्द का निर्माण के अनुसार
निम्न अभिप्राय है, मतलब एजुकेशन शब्द का जो निर्माण हुआ ना उसके अभिप्राय ये है। एजुकेशन शब्द जो है ना, पहला मत तो इसका है कि ये एडुकेटम लैटिन भाषा का शब्द है, इससे बना हुआ है। और दूसरा मत इसका है कि ये एडुकेयर या एडुसेयर दोनों लैटिन भाषा के शब्द है, इनसे बना हुआ है। देखो एडुकेटम का मतलब होता है, ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। फिर इसको देख लेते हैं। देखो एडू केयर ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ाना या विकसित करना। और एडू शेयर का मतलब होता है आगे करना या गति देना। तो ये तो इसका देखो उसका मत है। फिर अगली बात कर लेते हैं। देखो ये मत क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि जिस प्रकार से एक जिस प्रकार से एक बीज में शक्ति पाई जाती है कि यदि उसे उचित जल, प्रकाश, वायु एवं मिट्टी के संपर्क में ले जाया जाए तो उसमें विभिन्न प्रकार के अंकुरण होकर वो क्या बनता, पौधा बन जाता है और अपने जैसे सैकड़ों बीज पैदा करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार एक बालक में भी जन्मजात शक्तियाँ होती है जो उसे उचित शैक्षिक वातावरण मिलने पर प्रकट होती है। इससे निम्न विचारों द्वारा समझा जा सकता है। अब देखना दोस्तों, हमारा टॉपिक तो अब आया। हम इतनी देर से जो बोल रहे थे ना उसका असली टॉपिक तो अब आया। ये आपके रीट में इससे प्रश्न आएंगे, रीट हो चाहे सीटेट, उसमें क्या टॉपिक है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। अब ध्यान देना, इनको याद कैसे करोगे। देखो प्लेटो में अक्षर कितने हैं, 3। पहला अक्षर क्या है, प। दूसरा अक्षर क्या है, ले। तीसरा अक्षर कौन सा है, टो। तो ये प्लेटो में 3 अक्षर है ना, तो ये 3 अक्षर क्या करेंगे, 3 बातें बताएंगे। देखो 3 बातें कौन कौन सी बताएंगे, 3 अक्षर है, 3 बातें बताएंगे। पहली तो बताएंगे शारीरिक की, दूसरी कौन सी बताएंगे, दूसरी बताएंगे ये मानसिक की, फिर तीसरी कौन सी बताएंगे, बौद्धिक की। ठीक है ना, तीसरी कौन सी बताएंगे, बौद्धिक की। तो समझ में आई परिभाषा। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। तो दोस्तों ये प्लेटो की परिभाषा इंपॉर्टेंट भी है। देखो इसको आप क्या करोगे, याद कर लोगे। प्लेटो की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले देखो प्लेटो 3 अक्षर है तो 3 बातें बताएगा। पहला क्या बता रहा है, ये शारीरिक बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है, मानसिक। तीसरा क्या बता रहा है, बौद्धिक। ठीक है, तो ये प्लेट से याद रख लोगे। तो अगली परिभाषा की बात करता हूँ। देखो अरस्तु की बात कर। अब अरस्तु में आपको एक शब्द दिख रहा होगा, ये आदर्श है। अरस्तु में कौन सा आदर्श है दिख रहा है क्या, तो ये आदर्श है। देखो इसमें बहुत बार प्रयोग होता है। स्वस्थ, इसमें आदर्श आ गया। वापस स्वस्थ, इसमें आदर्श आ गया। और फिर ये आ गया मस्तिष्क में आदर्श है। तो मतलब कि अरस्तु ने क्या बताया था, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। देखो ये लिखा हुआ थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन आप सही कर लेना इसको। फिर हम आगे देखते हैं। दोनों परिभाषा याद होगी ना। प्लेट में 3 अक्षर है तो तीन तीन की बात करेगा प्लेटो, 3 शब्दों की बात करेगा, शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक। और अरस्तु क्या बताता है, देखो सही से आ रहा बार बार, स्वस्थ शरीर। वापस देखो यहाँ पे भी से आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, देखो ये यहाँ पे भी क्या आ गया, देखो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, तो से आ गया ना, तो ये बीच वाले से को पकड़ लिया। तो ये याद हो जाएगी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ये अगली परिभाषा आ रही दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान देना। देखो ये जॉन लॉक की परिभाषा जो है ना, रीट में, सीटेट में कई बार आ चुकी है। एक बार नहीं, कई बार आ चुकी है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। देखो पहले से इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। इसके अनुसार जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। कुछ समझ में आया। देखो इस परिभाषा को याद करना बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन हमारे ट्रिक क्या कहती है। देखो लॉकडाउन आपने सुना होगा, ये क्या हो गया, देखो लोक एक नहीं है। लॉकडाउन में आपने सुना होगा कि किसानों को क्या कृषि और फसल में काफ़ी समस्या हो रही है। तो लॉकडाउन में क्या हो गया, देखो लोक है, लोक में क्या हो गया, कृषि और फसल के लिए बहुत समस्या बन गई। तो ध्यान रखना, क्या याद रखोगे आप, ये याद रखोगे कि लोक है, लोक किसकी बात करेगा, कृषि और फसल की बात करेगा। क्यों, क्योंकि लॉकडाउन में भी लेटेस्ट घटना है कि लॉकडाउन में किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी। तो सरकार ने इसके लिए बहुत कदम उठाए थे कि किसानों की फसल बर्बाद हो। तो लोक का मतलब समझ में आ गया ना, लोक का मतलब क्या हो जाएगा, लॉकडाउन में कृषि और फसल। तो समझ में आ गया ये क्या बताना चाहता है। देखो जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। और ध्यान रखना, ये क्या है कि जॉन लोग जो है ना, देखो जॉन लोग में सब क्या हो गए थे, महंगे हो गए थे। तो ये क्या बोल रहे थे, देखो जन्म के समय बच्चा क्या होता है, कोरे कागज के समान होता है। तो ये बात किसने कही थी, कागज क्या हो गए थे, लॉकडाउन के समय महंगे हो गए थे कागज। ठीक है ना, तो ये ऐसे याद रख लेना इसको। फिर अगली बात कर लेते हैं, ये पेस्टोलॉजी की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। पेस्टोलॉजी की परिभाषा पहले तो पढ़ते हैं हम, ये भी एग्जाम में बहुत बार आई हुई है।
शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रकृतिशील विकास करती है। देखो ये परिभाषा आप याद करने बैठ जाओगे ना तो ध्यान रखना, आप याद तो कर लोगे, आज याद रह जाएगी, वापस 10 दिन बाद भूल जाओगे, फिर परीक्षा के टाइम पे तो आप मतलब कि ये हमारा अनुभव बोल रहा है दोस्तों कि हमने इस रीट की परिभाषा, रीट में हमने काफ़ी एग्जाम दिए हैं और इन इस परीक्षा को हमने क्या किया, मतलब परिभाषाओं को हमने याद किया और वहाँ पे एग्जाम में जाके हम भूल जाते थे। इसलिए मैं ये कोड बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, कोड डायरेक्ट वहाँ पे आपको परिभाषा को सही करने में। देखो प्रश्न कैसे आएगा परिभाषा में, प्रश्न ऐसे आएगा कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो आपको जैसे देखो फसल कृषि याद आएगी ना तो आप सोचोगे लॉकडाउन की बात हो रही है यहाँ पे। दोस्तों समझ में आ रही कि नहीं आ रही है चीज़, लॉकडाउन की क्या हो रही है? तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जॉन लोग ने ये परिभाषा दी कि जिस प्रकार फसल के लिए जो कृषि होती है ना उसी प्रकार मनुष्य के लिए क्या होती है, शिक्षा होती है। ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगली परिभाषा जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी रीड में कई बार आई हुई है। तो अगली जो है ना हमारे पेस्टोलॉजी की है। पेस्टोलॉजी के ना ध्यान देना, इसमें देखो इसमें हर एक ये पेस्टोलॉजी जो लिखा हुआ ना पेस्टोलॉजी, इससे क्या है कि हर एक वर्ण से यानी हर एक ये जो अक्षर लिखा हुआ ना इससे क्या बन रहा है हमारा, ये परिभाषा बन रही है। देखो सबसे पहले ये बोल रहा है क्या, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखो शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। तो अब इसमें ध्यान ध्यान देना, देखो ये जन्मजात की बात कर रहे थे, देखो जय यहाँ पे लिखा हुआ है, ये छोटा सा जय दिखाई दे रहा है, जी का मतलब मात्र, इसमें से स्वर को अलग कर दो, व्यंजन जय दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जय जो है ना जय का मतलब क्या हो गया, जन्मजात अभियोग्यता। देखो फिर पै का मतलब क्या हो गया, इसमें पै का प्रगतिशील हो गया। फिर ये सह जो है ना इसका दो मीनिंग मिलेगा, देखो स्वाभाविक और समरस हो गया। तो ये जो परिभाषा है ना आपको समझ में आएगी नहीं आई इसकी। देखो ये परिभाषा आप सोच रहे हैं ना कि हम रट के चले जाएंगे, आप सोच रहे हैं कि रट के चले जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, आप ये भूल ही जाओगे एग्जाम में। तो जैसे आपको ये पेस्टो ये प्रश्न आ जाएगा, देखो शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस प्रगतिशील विकास करती है ना, तो इसमें क्या आपको याद आएगा, ये जो है ना जय याद आ जाएगा, पै याद आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, सही कर लोगे। देखो फ्राबेल, अच्छा ध्यान देना, फ्राबेल को आपको गलत पढ़ना है, पहले फ्राबेल की परिभाषा देख लेते। देखो शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। तो देखो आपने ये इसके बेल की जगह है ना इसको बल पढ़ो आप, बल बल आप कहाँ पढ़ते हो, देखो बल और शक्ति आप साथ में पढ़ते हो ना। तो ये जब भी शक्तियाँ आ जाएगी ना शक्तियाँ, तो वहाँ पे क्या लगा दोगे आप, बल लगा दोगे। तो समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों, यहाँ पे देखो ये शक्तियाँ ही हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। फिर हम आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं तो आगे अगली परिभाषा जो गांधी जी की। अब ध्यान रखना गांधी जी ने क्या परिभाषा दी थी, इन्होंने 3H परिभाषा दी थी। 3H कितने एच, एक एच, दो एच, 3H, 3H परिभाषा दी थी। क्या क्या परिभाषा दी थी, देखो इन्होंने, पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं गांधी जी की। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय, मतलब शिक्षा से गांधी जी है, गांधी जी का अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास हो। तो ध्यान देना ये 3H परिभाषा, इनको 3H कहते हैं, ठीक है ना। ये 3H परिभाषा भी कहते हैं इस परिभाषा को। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, इसमें एक तो आपको शरीर याद रखना है, एक आत्मा याद रखनी है, दूसरा मस्तिष्क याद रखना है, इनका सर्वांगीण विकास करती है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा गांधी जी के अनुसार। तो फिर देखो प्रश्न आ सकता है ऐसे कि निम्न में से कौन से दार्शनिक ने शारीरिक मानसिक शारीरिक, देखो मन की जगह मानसिक भाषा, शारीरिक मानसिक और आत्मा का सर्वांगीण विकास की परिभाषा दी थी। तो क्या आ जाएगा, गांधी जी आ जाएगा। फिर आगे बोल रहा है स्वामी विवेकानंद की बात करते। देखो स्वामी विवेकानंद ने बात की थी शिक्षा बालक की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। ये कोल्सनिक, देखो फिर वही आ गया, प्लेटो और कोल्सनिक का आपस में संबंध था ना यहाँ पे। वहाँ पे जब मैंने मनोविज्ञान का परिचय दिया था वहाँ पे बताया था ना कि आत्मा शब्द प्लेटो ने इस्तेमाल किया था, इसलिए मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को कहा जाएगा। ये बात किसने कही थी, तो कोल्सनिक ने कही थी। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, प्लेटो की परिभाषा में हमने क्या देखो, प्लेटो की परिभाषा में हमने 3 चीज़ देखी। प्लेटो देखो, प्लेटो की परिभाषा में हमने कौन कितनी चीज़ें देखी, 3 चीज़ें देखी। कौन कौन सी, 1 2 3 चीज़ें। 3 चीज़ें में पहली चीज़ें कौन देखी, देखो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करती है, उसे हम क्या बोल रहे थे, शिक्षा। शिक्षा की परिभाषा बता रहे थे। तो यहाँ पर कोल्सिंग ने क्या बोला कि एक शब्द हटा देता हूँ। देखो इसने शारीरिक तो ले लिया और मानसिक ले लिया, बौद्धिक विकास नहीं लिया। बस शिक्षा बालक में शारीरिक मानसिक विकास करती है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखो शिक्षा, अब ध्यान रखना, हमने शिक्षा का अर्थ देख लिया और मनोविज्ञान का अर्थ देख लिया। तो अब हम आगे किसको देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को देख लेते हैं। देखो शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का अर्थ होता है देखो क्या,
परिमार्जन की क्रिया या प्रकाशित करने की क्रिया। और मनोविज्ञान का अध्ययन, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन। तो दोनों का मिक्स रूप क्या आ जाएगा? इसका मतलब ध्यान रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या होगा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ? व्यवहार का परिमार्जन करने, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, व्यवहार का परिमार्जन करने के, देखो व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं। देखो ये आपको समझ में आ गई ना, तो अब आती है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कोल्सनिक के अनुसार क्या हो जाएगी? तो कोल्सनिक ये कहता है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग, एक तो इसमें प्रयोग याद रखना, दूसरा सिद्धांत याद रखना। सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग। देखो ये परिभाषा डायरेक्ट ऐसे आएगी कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। ये किस विद्वान की है? तो ये ध्यान रखना, कोल्सनिक की है। किसकी है? कोल्सनिक है। फिर आगे बात करते हैं। देखो अगले की बात कर लेते हैं, स्टीफन की। स्टीफन जो है ना, देखो स्टीफन का मतलब स्टेप, स्टीफन का मतलब क्या हो गया? स्टीफन का मतलब हो गया स्टेप, है ना। स्टेप समझ में आ रहा है आपको? स्टेप। और स्टेप का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध। देखो तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध जो आ जाएगा ना, क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन करती है। तो ये परिभाषा आप याद रखना। अब ध्यान रखना, अगली परिभाषा जो आ रही है हमारी, अगली परिभाषा जो आ रही है वो अगली परिभाषा ये है स्किनर की। स्किनर की बात कर लेते हैं हम। देखो स्किनर जो है ना, अब आप इसमें से नर को याद रखना। देखो नर क्या करता है? नर शिक्षण और अधिगम करता है, तो ये भी आपको याद रह जाएगी। फिर क्रो एंड क्रो की बात आती है, अगली परिभाषा क्रो एंड क्रो की आती है। देखो क्रो एंड क्रो ने क्या बताया था? क्रो एंड क्रो की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, ध्यान रखना, ये क्रो एक तो पति है एक पत्नी है, तो ये क्या करते हैं? एक तो कहता है मैं जन्म लेता हूँ, ये बोलता है मैं तेरे लिए बूढ़ा हो चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये परिभाषा याद रह जाएगी आपको। शिक्षा मनोविज्ञान ये जो है ना, ध्यान देना, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन व व्याख्या है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आगे। देखो मनोविज्ञान क्या क्या होता है तो हमने देख लिया। शिक्षा मनोविज्ञान क्या क्या होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में नियम भी होते हैं और विधायक भी होता है, ठीक है ना। वहाँ पे ध्यान रखना, मनोविज्ञान नियामक नहीं था, नियामक मनोविज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये नियामक है, ठीक है। तो अब अगली बात कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे जो है ना, इसमें एक चीज़ें मैं बता दूँ आपको, ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। देखो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप बताओ कि 1900 ईस्वी में हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है ना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में हुई थी। अब अगला प्रश्न आ सकता है किसने की थी? तो थॉर्नडाइक ने की थी। किसने की थी? थॉर्नडाइक ने की थी। तो ये भी याद रखना आपको, किसने की थी? थॉर्नडाइक ने की थी। ये बात याद रह जाएगी ना आपको। देखो ये लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। इसके जनक अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक थे। अब ध्यान रखना, थॉर्नडाइक जो है ना 1890 की एक घटना से प्रभावित होकर थॉर्नडाइक ने क्या किया? देखो थॉर्नडाइक ने क्या किया इसके बारे में आपको बता दूं। थॉर्नडाइक ने 10 वर्षों तक मेहनत की और शिक्षा मनोविज्ञान की रचना कर डाली, ठीक है। तो थॉर्नडाइक पर प्रकृतिवादी विचारक रूसों की एक पुस्तक है इमाइल, पुस्तक का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इमाइल रूसों का प्रसिद्ध उपन्यास था, जिसमें रूसों ने कई ऐसे विचार लिखे थे जिनकी प्रभावशीलता आज भी महसूस होती है। दोस्तों इनके अब हम विचार की बात कर लेते हैं, कौन कौन से विचार लिखे थे इन्होंने। देखो इमाइल में लिखा था कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उससे आद्योपांत पढ़ना चाहिए। इनके इसी विचार के कारण रूसों को शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का श्रेय दिया जाता है। फिर तो ध्यान रखना, इसमें क्या है कि इमाइल एक पुस्तक, ये ग्रंथ है इनका, उसमें लिखा था बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उससे आद्योपांत पढ़ना चाहिए। और रूसों के इसी विचार के कारण इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया गया है। फिर अगले की बात कर लेते हैं हम। ध्यान रखना, इसी पुस्तक में और क्या लिखा है, इसी ग्रंथ भी बोल सकते हैं इसको और इसी पुस्तक भी बोल सकते हो आप। इसी में क्या लिखा हुआ था? देखो इसी में ये लिखा हुआ था कि इसी पुस्तक में रूसों ने लिखा कि बालिका को चार दीवारी का मतलब, ये आप गलत मत सोचना। चार दीवारी का मतलब होता है कि उसको घर की शिक्षा दी जाए, मतलब कि भोजन कैसे बनाना है, परिवार को मैनेज कैसे रखना है, परिवार में क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं। जबकि बालक को बाह्य सामाजिक, मतलब बालक को कौन सी बाहर की शिक्षा दी जाए, ठीक है दोस्तों, बाहर के वातावरण की शिक्षा दी जाए। फिर इसमें अगला पॉइंट जो आता है वो है कि इमाइल में ही
ईमेल में ही इस प्रकार के विचार भी प्राप्त होते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा बालक बालिका को साथ साथ, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक शिक्षा बालक बालिका को साथ साथ, मतलब कि पहली से आप तो 5 तक तो उनको साथ साथ, फिर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अलग अलग, मतलब कि आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 ये अलग अलग, फिर स्नातक की शिक्षा उनको एक साथ दे देनी चाहिए। अब दोस्तों आगे ध्यान देना इस पर, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में 1900 ईस्वी में अमेरिकी विद्वान हैं, उनका नाम है, ये अमेरिकी, ध्यान देना ये जॉन डीवी ने की थी। और भारत में शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत 1920 में हुई थी। अब दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको, एक बार तो सीधा सीधा प्रश्न ये आ गया कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो ये जॉन डीवी देखो क्या है, ये शिक्षा शास्त्री है, तो ये जॉन डीवी क्या नहीं थे, ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये भी प्रश्न आ चुका है। और बहुत सी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में टीचर ट्रेनिंग की शुरुआत कब की गई, तो 1920 में, ये आपको याद हो जाएगा कि कब की गई थी, 1920 में। और अमेरिका में कब की गई थी, तो अमेरिका में की गई थी, अमेरिका में ध्यान रखना 1900 ईस्वी में। किसने की थी, जॉन डीवी ने, किसने की थी, जॉन डीवी ने। तो दोस्तों ये जो हमारा था, इसमें मैंने मेरा देखो ये तो आपको मैंने कंटेंट उपलब्ध कराया, बाकी वास्तविक मेरा तो जो मतलब था ना आपको समझाना, वो ये था शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, इनकी मैंने आपको ट्रिक बताई। ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो क्या करें, कमेंट करके बताइए कि हाँ मैं अच्छी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल मैं स्टूडियो पर जाकर ही आपको पढ़ाऊँगा, ध्यान दे इधर, कल मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा, कल स्टूडियो पर जाकर ही आपसे लाइव रूबरू होऊंगा मैं, और हम मनोविज्ञान के आगे बाल विकास की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों आपका, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कल।